हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्री गाइडेंस। तो आज हम लोग कुछ टॉपिक के बारे में देखने वाले हैं जो मुख्य रूप से हम लोग अरुण कत्याम से जो है कि कवर करेंगे। और इससे जो है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते ही आते हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि क्या क्या आज हम लोग कौन कौन सा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो मेरा नाम धीरज कुमार है और करंटली मैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी में फ्रूट साइंस से एमएससी कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरा बीएससी जो है बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सवर भागलपुर से है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें एक फिगर बनाया हूँ जिसके थ्रू आप लोग को बहुत सारी चीज़ें इसमें से हम लोग समझने वाले हैं और आपको भी हम लोग समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले कि एक हम लोग कवर करेंगे कुछ टॉपिक क्या क्या है उसमें से हम लोग कवर करेंगे। तो एक कवर करेंगे आपका एनिडेशन है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि एनिडेशन हम लोग इसमें कितना टॉपिक कवर करेंगे। तो हम लोग कुल मिलाकर के इसमें एक एनिडेशन कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग एलिलोपैथी देखेंगे और एनिडेशन का टाइप देखेंगे। फिर एलिलोपैथी का कितना टाइप होता है ये भी सारा देखेंगे। फिर हम लोग एलिलोकेमिकल्स देखेंगे। उसके बाद लेग्यूम इफेक्ट, सोरगम इफेक्ट और कॉटन इफेक्ट देखेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग इस टॉपिक में आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक एक कर करके सबको कवर करते हैं। तो सबसे पहला जो है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? एनिडेशन। तो एनिडेशन कुछ नहीं है, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन। एनिडेशन कैन बी डिफाइंड एज इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन बिटवीन द इंटरक्रॉपिंग्स। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि ये दो क्रॉप है तो उसके बीच में क्या है? एक इंटरेक्शन है और वही इंटरेक्शन को बताता है आपका एनिडेशन, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिफिनीशन कि एनिडेशन है क्या। तो एनिडेशन इज इंटरेक्शन बिटवीन द इंटरक्रॉप्स इज कॉल्ड एनिडेशन। तो अब चलिए हम लोग समझते हैं। तो एनिडेशन क्या होता है कि दो क्रॉप में के बीच में इंटरेक्शन होता है। मान लीजिए कि हम एक यहाँ पे एक क्रॉप है और यहाँ पे एक क्रॉप है। तो दोनों के बीच में क्या इंटरेक्शन है, इसी को क्या बताता है कि एनिडेशन बताता है। अब चलिए समझते हैं कि इसमें दो टाइप्स का होता है। कितना टाइप्स का होता है? तो दो टाइप्स का होता है। एक होता है एस्पेटियल, एक होता है एस्पेटियल एनिडेशन और दूसरा होता है हमारा क्या होता है? टेम्पोरल। टेम्पोरल मतलब किससे रिलेटेड है आपका? टेम्पोरल मतलब होता है, एक स्पेटियल हो गया, दूसरा है टेम्पोरल। तो स्पेटियल का मतलब होता है स्पेस। स्पेशियल का रिलेशन किससे होता है? स्पेस से। और टेम्पोरल का रिलेशन किससे होता है? तो टाइम से होता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्पेस से रिलेटेड। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे दो क्रॉप्स है। ये हम लोगों ने कोकोनट का लिया, ठीक है। ये कोकोनट का प्लांट है जो मुख्य रूप से मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग में देखने को मिलता है। तो स्पेटियल अरेंजमेंट जो है हमको देखने को मिलता है किसमें? मुख्य रूप से जब हम लोग मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग लगाते हैं तो उसमें। तो स्पेटियल मतलब स्पेस। आप देख रहे हैं कि इस दोनों के बीच में हमारा जो ये दोनों जो क्रॉप है उसके बीच में कितनी दूरी है? तो 10 मीटर का दूरी है। कितना मीटर का दूरी है? 10 मीटर का दूरी है। और बीच में जो आपका बच गया है वो क्या है? खाली स्थान है। तो इतना जो स्पेस है वो क्या हो रहा है कि हमारा खाली ही पड़ा हुआ है खेत में, किसी प्रकार का कोई यहाँ पे यूटिलाइजेशन नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस स्पेस में क्या लगाते हैं? बहुत सारे प्लांट्स को लगाते हैं ताकि हम अपना जो बेनिफिट्स है, जो अपना प्रॉफिट्स है वो क्या कर सके? बढ़ा सके। तो तो इसमें हम लोग जैसे कि गुआवा लगा दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे भी गुआवा है, यहाँ पे भी छोटा छोटा क्रॉप्स है, शेड लविंग प्लांट्स है जो कि शेड को सह सकता है। तो स्पेटिकल अरेंजमेंट में मुख्य रूप से हम लोग क्या देखते हैं? जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कि ये बहुत ज़्यादा क्या है कि ये कैनोपी है इसका। तो इसका जो कैनोपी है और इसका जो कैनोपी है, दोनों के बीच में जो जगह बचा हुआ है उसी के बीच में हम लोगों ने क्या लगाया कि ये सारे प्लांट्स को लगाया है। तो इसमें मुख्य रूप से हम लोग स्पेस में ये ध्यान रखते हैं कि एक का अफेक्ट, जो हार्मफुल अफेक्ट दूसरे पे ना हो। जैसे कि यहाँ जो ऊपर में जो आप कैनोपी देख रहे हैं, ये क्या हो सकता है? हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट करने वाला क्रॉप्स हो, या फिर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी है तो उसको टॉलरेट करने वाला क्रॉप हो। और हो सकता है कि ये जो ऊपर में है, जो ऊपर जो कैनोपी है, सनलाइट जो आता है तो उस टाइम क्या कर सकता है कि ये रिस्पायरेशन को मैनेज कर सकता है। इसमें यानी कि कम रिस्पायरेशन हो, तो ये सारा मैनेजमेंट कर सकता है। उसको हम लोग लगाते हैं किसमें? उसको हम लोग जनरली
बड़ा क्रॉप जो होता है वो इस प्रकार का कैरेक्टर रखता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि कोकोनट्स का लीफ जो होता है वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, जिसके कारण वो क्या करता है कि बहुत सारे लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है और हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेता है। तो ये होता है हमारा स्पेस। तो ये हो गया ऊपर का स्पेस। और बहुत सारा जो खाली बच जाता है उसके नीचे हम लोग क्या करते हैं, इसके नीचे हम लोग गुआवा लगा दिए। तो ये जो कुछ स्पेस आ गया, उसके बाद गुआवा के नीचे भी हम लोगों ने क्या किया है कि कुछ प्लांट्स लगाया है। तो ये जो है ये मुख्य रूप से सेड लविंग प्लांट्स है, जिसको क्या है कि बहुत ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको हम लोग ने यहाँ पे लगाया। उसके बाद ये जो आप प्लांट्स देख रहे हैं ये मुख्य रूप से डेन्यूट्रियल प्लांट होते हैं, यानी कि जिसको यानी कि फ्लावरिंग लाइट जो लाइट है वो फ्लावरिंग को हैम्पर नहीं करता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डे न्यूट्रियल प्लांट। जैसे हम लोग यहाँ पे पपाया भी ले सकते, सॉरी, हाँ, पपाया भी डे न्यूट्रियल प्लांट है, तो हम लोग यहाँ पपाया भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम लोग बनाना भी यहाँ पे ले सकते हैं। और हमने ये जो प्लांट दिखाया है वो एक्चुअली हम लोग ने गुआवा का एक इंडिकेशन दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, स्पेस में चीज़ों को अरेंजमेंट करते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो नीचे भी कुछ क्या है कि स्पेशियल अरेंजमेंट है, यानी कि स्पेस का अरेंजमेंट है। आप देखेंगे नीचे में क्या है कि नीचे में इसकी जो जड़ें हैं वो कम गहराई तक है। इसकी भी जड़ें कोकोनट की जो जड़ें हैं वो क्या है कि कम गहराई तक है। और उसके बाद आप देखेंगे गुआवा की जड़ें क्या है, तो ज़्यादा गहराई तक है। उसके बाद जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं इसका भी बहुत ज़्यादा सैलो रूटेड क्रॉप्स है। तो ये जो न्यूट्रिएंट लेगा ये इतने इतने पार्ट से न्यूट्रिएंट लेगा। उसके बाद ये इतने पार्ट से न्यूट्रिएंट लेगा। तो और ये जो है ये यहाँ से न्यूट्रिएंट लेगा और ये छोटा-छोटा जो प्लांट्स है वो यहाँ से लेगा। तो इन दोनों के बीच में जो क्या है कि कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन ज़ीरो होता है। तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि एनिडेशन ग्रुप में क्या होता है, कंपटीशन। कंपटीशन कितना होता है? ज़ीरो होता है। तो आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन कभी पूछे जाते हैं कि जो एनिडेशन होता है उसमें कंपटीशन क्या होता है कि दो ग्रुप के बीच में जीरो होता है, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट यहाँ से लेगा, नीचे वाला सॉइल से लेगा, और ये यहाँ से लेगा ये, और बहुत अपर सरफेस से लेगा न्यूट्रिएंट। तो ये सब ग्रुप के बीच में क्या होते हैं कि इंटरेक्शन जीरो होता है और एक दूसरे के ग्रोथ में हेल्प करते हैं। दोनों के बीच में कंपटीशन कुछ नहीं होता है। तो ये हो गया आपका स्पेटियल अरेंजमेंट। उसके बाद आते हैं हम लोग टेम्पोरल अरेंजमेंट। तो टेम्पोरल अरेंजमेंट क्या कहता है कि जैसे कि यहीं पे देख लीजिए, एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं। एक है मेज, एक है आपका मेज, और दूसरा है आपका मूंग या फिर मूंग उड़द। तो इसका जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है, मेज का न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, दोनों को देखिए हम लोग मेज और मूंग को साथ साथ में लगाते हैं, तो यानी इसका रिक्वायरमेंट कब होगा, 50 दिन के बाद। और ये जो मूंग का जो है इसका कितना है, 30 से 35 दिन के बाद। तो क्या हुआ कि इसका न्यूट्रिएंट टाइम क्या है, न्यूट्रिएंट टाइम का डिमांड अलग है, इसका डिमांड जो है अलग टाइम पे है। तो यदि हम 30 से 35 दिन पर जो भी न्यूट्रिएंट का एप्लीकेशन करेंगे तो किसको जाएगा, मूंग या उड़द को जाएगा। और उसके बाद 50 दिन के बाद हम लोग 50 दिन पे या 50 दिन के बाद करेंगे तो सारा न्यूट्रिएंट हमको किसका जाएगा, माइज मेज को जाएगा, ठीक है। तो फिर एक बार हम जब न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन करेंगे तो दोनों के बीच में क्या है कि कोई कंपटीशन नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेम्पोरल। तो आशा करते हैं कि ये जो टेम्पोरल है और स्पेटियल एनिडेशन है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये क्या है कि जब हम लोग इंटरक्रॉप्स में लगाते हैं तो उसके बीच का जो इंटरेक्शन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एनिडेशन। उसके बाद हम लोग आते हैं एलिलोपैथी। तो एलिलोपैथी क्या है, एलिलोपैथी हम लोग कह सकते हैं ये क्या है, ये निगेटिव इंटरेक्शन है, ठीक है। एलिलोपैथी क्या एलिलोपैथी क्या है, एक निगेटिव इंटरेक्शन है दो प्लांट्स के बीच में। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एलिलोपैथी इज अ competitive interaction between two plant species is called एलिलोपैथी। इलिलोपैथी अब हम लोग समझते हैं कि एलिलोपैथी होता क्या है। इलिलोपैथी में क्या होता है, एलिलोपैथी एलिलोपैथी में क्या होता है कि कुछ जो है प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने रूट से या फिर अपने एरियल पार्ट से, जैसे कि एरियल पार्ट्स में लीव्स हो गया, हो सकता है कि स्टेम से, तो ये क्या करते हैं कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस क्या करते हैं कि रिलीज करते हैं।
और वो जो टॉक्सिक सब्सटेंस क्या क्या है कि यदि इसके पास यदि इसके मान लीजिए कि ये एलिलो केमिकल्स इसके रूट से निकल रहे हैं, तो इसके सराउंडिंग में जो भी प्लांट्स होंगे उसको क्या करेंगे, उसके जर्मिनेशन में, उसका एस्टेब्लिशमेंट में, उसके ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट में वो क्या करेगा कि एक हार्मफुल इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट देगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि इलिलोपैथिक इंटरेक्शन बोलते हैं। और जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, जैसे कि आपका है क्या कहते हैं, आपका एक एग्जांपल है सनफ्लावर। तो सनफ्लावर क्या क्या होता है कि सनफ्लावर का जो रूट्स होता है वो क्या करता है, कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज कर जाए जो क्या होता है कि दूसरे क्रॉप्स के लिए हार्मफुल होता है। जैसे कि आपने सनफ्लावर को लगाया अपने अपने खेत में, उसके बाद हार्वेस्ट कर लिया, उसके बाद जस्ट आफ्टर क्या करते हैं कि आप अ, किसी भी प्रकार के क्रॉप्स को सोइंग करते हैं तो उसमें जर्मिनेशन फेज को क्या करता है, तो हार्मफुल इफेक्ट डालता है। वो जर्मिनेशन फेज को स्लो कर सकता है, हो सकता है कि जर्मिनेशन ही ना हो। तो इस प्रकार से जो है कि एलिलोपैथी वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, इसका तो हम लोगों ने एग्जांपल देख लिया सनफ्लावर का। और एक प्लांट और होता है, उसके भी बाद में हम लोग बात करेंगे। और सनफ्लावर क्या है कि एक डिकम्पोजिशन को लेकर के, यदि सनफ्लावर का आपने हार्वेस्ट कर लिया, उसके बाद ले आया तो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन आप सनफ्लावर का ग्रो किए खेत में और फिर उसी को एज ग्रीन मैन्योरिंग के रूप में आपने उसी को क्या कर दिया कि खेत में मिक्स कर दिया, तो वो धीरे धीरे क्या होगा कि डिकम्पोज होगा और जर्मिनेशन को क्या करेगा कि बाधित करेगा, और मतलब कि ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट क्या करेगा, शो करेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप क्या करें कि सनफ्लावर ग्रो करते हैं तो कम से कम उसमें दूसरा क्रॉप लगाने के बीच में, सक्सेसिव क्रॉप लगाने के बीच में कितना से कितना दिन का आपका गैप होना चाहिए, तो 15 से 20 डेज का क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। ये सब आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। उसके पश्चात हम लोग आते हैं कि टाइप ऑफ एलिलोपैथी। इसको हमने देख लिया, एनिडेशन का टाइप्स देख लिया, उसके बाद हम लोग एलिलोपैथी का टाइप्स देंगे। इसमें होता है ट्रू एलिलोपैथी, एक होता है क्या ट्रू एलिलोपैथी, और दूसरा आपका होता है फंक्शनल एलिलोपैथी होता है। तो ट्रू एलिलोपैथी क्या होता है कि यहाँ से कोई केमिकल सब्सटेंसेज रिलीज हो रहे हैं और जा करके क्या किया कि इस प्लांट में क्या किया, नेगेटिव इफेक्ट दिया, इसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रोक दिया। उसके बाद जो है कि इसमें जर्मिनेशन को, हो सकता है सीडलिंग जब लगाएं तो इसका जर्मिनेशन को रोक दे। तो ये क्या होता है, ये ट्रू एलिलोपैथी का आता है, यानी कि जो केमिकल यहाँ से रिलीज हुआ, सच केमिकल, इसमें ये केमिकल में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ, डायरेक्ट इसको अफेक्ट कर दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रू एलिलोपैथी बोलते हैं। उसके बाद होता है आपका फंक्शनल। फंक्शनल में क्या होता है कि मान लीजिए कि यहाँ से कोई क्या हो रहा है, केमिकल रिलीज हो रहा है, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज हो रहा है, तो सबसे पहले ये क्या होगा कि सॉइल में आएगा। उसके बाद यहाँ जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, उसको क्या करेंगे, किसी अदर सब्सटेंस में क्या करेंगे, टॉक्सिक सब्सटेंसेज में उसको चेंज करेंगे। तब जा करके ये जो है फिर क्या करेगा, इस पे निगेटिव इफेक्ट डालेगा इस प्लांट पे। तो हम लोग उसको बोलते हैं, हम लोग फंक्शनल एलिलोपैथी बोलते हैं। और ये जो सब्सटेंसेस यहाँ से रिलीज हो रहा है, ये डायरेक्टली इसको अफेक्ट नहीं कर सकता। इसमें जो केमिकल्स है, सच केमिकल्स हैज नो एबिलिटी टू डायरेक्ट गिव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द अदर प्लांट्स। तो दूसरे प्लांट्स पे डायरेक्टली ये क्या करता है, इफेक्ट नहीं कर सकता है, तो इसको क्या करता है, माइक्रोनिज्म को कन्वर्ट करना पड़ता है टॉक्सिक सब्सटेंसेज में। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल एलिलोपैथी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, फंक्शनल एलिलोपैथी में क्या रिलीज करता है, फंक्शनल एलिलोपैथी रिलीज प्रिकर्सर। ये क्या करता है कि प्रिकर्सर को रिलीज करता है, जो कि क्या करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा कन्वर्ट करके के इसको जो है कि निगेटिव इफेक्ट शो करता है। उसके बाद एक प्रकार का और एलिलोपैथी है, इसको हम लोग बोलते हैं वे ऑफ फंक्शन। किस प्रकार से वो फंक्शन करता है, तो एक होता है उसमें एलो एलो इनहिबिशन, एक होता है आपका एलो इनहिबिशन, और एक होता है उसमें ऑटो इनहिबिशन, ठीक है। तो एलो जैसा कि मानते हैं कि जैसे कि एलोगेमी है, तो क्या करता है कि क्रॉस पोलिनेशन को मतलब कि प्रमोट करता है। उसी प्रकार से आप लोगों ने देखा है कि
येलो पोलीफ्लॉइड। तो येलो का मतलब होता है कि किसी दो अदर, मतलब कि दो अलग, येलो का मतलब क्या होता है कि दो अलग अलग। और जैसे कि ऑटो पोलीफ्लॉइड, ऑटो पोलीफ्लॉइडी, ऑटोगेमी, ये सब आप सुने हो। तो ओलो मत ऑटो मतलब होता है सेल्फ, और येलो मतलब क्या होता है कि अलग अलग। तो येलो इनहिबिशन में क्या होता है कि the allelochemicals liberated by the any plants which cause negative effect on the other plant with the with the different species, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि एलो इनहिबिशन बोलते हैं। जो इनहिबिशन होगा, कोई मान ले कि यहाँ पे एक राइस का प्लांट है और ये भी दोनों राइस का प्लांट है, तो ये जो होगा इस पे इफेक्ट नहीं करेगा। ये क्या करेगा, इस पे इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों सेम ही है। तो ये क्या करेगा, मानते ये आपका यहाँ पे मान लेते हैं ये राइस का है और ये व्हीट का है, तो इस पे क्या करेगा, क्योंकि दो अलग अलग स्पीसीज हैं, तो ये क्या करेगा, इस पे निगेटिव, इस पे क्या करेगा, निगेटिव इफेक्ट, निगेटिव इफेक्ट इस पे देगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, एलो इनहिबिशन बोलेंगे। और उसके बाद होता है एक ऑटो इनहिबिशन। ऑटो इनहिबिशन में क्या होगा कि ये जो प्लांट है ये सेम स्पीसीज को क्या करेंगे, सेम स्पीसीज को, सेम स्पीसीज पे निगेटिव इफेक्ट डालेंगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑटो इनहिबिशन। ये दूसरे किसी अदर स्पीसीज को निगेटिव इफेक्ट नहीं डाल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये सारी चीज़ें आप लोग समझ में आ गया होगा। ऑटो इनोवेशन क्या होता है, एलो इनोवेशन क्या होता है। उसके बाद हम आते हैं हम लोग, ये हो गया, ये कम कंपेयर, और उसके बाद बोलते हैं एलिलो केमिकल्स। एलिलो केमिकल्स क्या होता है, एलिलो केमिकल्स कैन बी डिफाइंड एज द सच केमिकल्स विच इज लिबरेटेड थ्रू द रूट पोर्शन ऑफ द प्लांट्स, और इट मे बी लिबरेटेड थ्रू द leafy aerial parts of the plant, and gives negative effect or competitive effect on the other plants, or by itself is called एलिलोकेमिकल्स। तो जो भी कोई वैसा केमिकल्स होता है जो क्या करता है कि प्लांट के रूट से या फिर प्लांट के एरियल पार्ट से या फिर स्टेम से भी रिलीज हो सकता है, और वो किसी दूसरे प्लांट्स पर या फिर सेम स्पीसीज के या किसी दूसरे स्पीसीज के प्लांट्स पे नेगेटिव इफेक्ट डालता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, एलिलोकेमिकल्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, यूकेलिप्टस का पौधा है। तो यूकेलिप्टस के पौधा में क्या होता है कि उसके जो लीव्स होते हैं, ये वैसे लीव्स नहीं होते हैं, मान लेते हैं ऐसे होता है। तो यूकेलिप्टस के जो लीव्स होते हैं उसमें क्या होता है, कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं कि आसपास के जितने भी प्लांट्स ग्रोइंग होते हैं उसके उस पे क्या करते हैं, निगेटिव इफेक्ट डालते हैं। तो ये क्या करता है कि जो इसमें जो लीव्स में जो केमिकल्स वो कैसे सॉइल में आ सकता है। तो एक से क्या है कि बारिश हो रहा हो, तो बारिश होने के कारण इस पे जो केमिकल सब्सटेंसेज हैं वो क्या करें, पानी में घुल जाएंगे, और ये रेन ड्रॉप्स जब यहाँ पर बूंदे बन करके गिरेंगे सॉइल में आएंगे, तो वो क्या करते हैं सॉइल में आएंगे और फिर इसके रूट ऑब्जर्व करेंगे, तो उससे इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है। या फिर हो सकता है कि ये लीव्स जो है कि डिफोलिएट होकर के गिर रहे हैं, तो हो सकता है। या फिर कोई एनिमल वगैरह जो है कि से ये हो सकता है, या फिर एनी अदर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, मतलब ह्यूमन के किसी इंटरवेंशन के कारण, तो ये आएगा नीचे में आएगा इसके रूट्स पे, और क्या करेगा, निगेटिव इफेक्ट डालेगा। उसी प्रकार से कुछ प्लांट्स हैं जिसके क्या होते हैं कि निगेटिव इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपका पीच हो गया, ठीक है, पीच, यूकेलिप्टस, वालनट, ककम्बर, ये सब क्या होता है कि इसके आसपास जो भी क्या होंगे कि प्लांट्स उगेंगे उस पे क्या होता है कि निगेटिव इफेक्ट्स आता है, ठीक है। और यूकेलिप्टस में तो लीव्स में पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एलिलो केमिकल्स बोलते हैं, ठीक है। जो है कि सनफ्लावर के बारे में बताएं, तो सनफ्लावर का जो रेसिड्यू होता है वो भी क्या करता है, निगेटिव इफेक्ट डालता है। तो ये सारे प्लांट्स को आपको याद रखना है कि कौन कौन जो है एलिलो केमिकल्स वगैरह सेक्रेट करते हैं, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये हो गया। उसके बाद आता है आपका लेग्यूम इफेक्ट। उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं कि लेग्यूम इफेक्ट्स क्या होता है। तो जनरली जो लेग्यूम्स प्लांट्स होते हैं सभी लोग जानते होंगे कि उसमें उसके रूट्स में क्या होता है कि नोड्यूल्स होते हैं, और इस प्रकार से क्या होते हैं कि नोड्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है, लेग्यूम्स प्लांट के। तो और इसमें क्या होता है कि राइजोबियम नामक एक बैक्टीरिया रहता है। राइजोबियम नामक एक बैक्टीरिया रहता है, और वो जो क्या करता है कि जो एरियल
नाइट्रोजन है वो क्या करता है कि फिक्सेशन करने का काम करता है। तो जब कोई आप लेग्यूम्स प्लांट्स लगा रहे हैं तो यदि पहले आपने लेग्यूम लगाया, उसके बाद मानते हैं कि वो लेग्यूम लगाने के बाद आपका बारिश आया तो आपने राइस लगाया, ठीक है? राइस लगाया तो राइस में आपको जो लेग्यूम्स का ये क्या करेगा, नाइट्रोजन को फिक्स करेगा एटमॉस्फेयर से। तो जब आप नेक्स्ट क्रॉप लगाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, आप 25% नाइट्रोजन को क्या करेंगे, कम डालेंगे। ये आपको याद रखना है, ठीक है? ये होता है लेग्यूम इफेक्ट। ये सारा चीज़ आसान है। उसके बाद सोरगम इफेक्ट, सोरगम इफेक्ट जनरली पूछा भी जाता है तो इसको आप लोग समझना बहुत ज़रूरी है। तो जनरली क्या होता है कि किसी भी प्रकार का जब हम लोग कोई हाई ग्रोइंग क्रॉप लगाते हैं, ठीक है? हाई ग्रोइंग सीरियल क्रॉप, सीरियल क्रॉप जब हम लोग डालते हैं, हाई ग्रोइंग सीरियल क्रॉप लगाते हैं तो वो क्या करता है कि न्यूट्रिएंट, क्योंकि वो जल्दी जल्दी बढ़ता है तो उसको क्या चाहिए कि न्यूट्रिएंट ज़्यादा मात्रा में चाहिए, और न्यूट्रिएंट ज़्यादा मात्रा में चाहिए तो क्या होता है कि जो सॉइल में न्यूट्रिएंट है सारा का सारा वो क्या करता है कि प्लांट के रूट के द्वारा क्या होता है कि वो अब्जॉर्ब हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है कि नाइट्रोजन की क्या होती है कि सॉइल में कमी हो जाती है। और फिर जब आप कोई सक्सेसिव क्रॉप्स लगाते हैं और फिर उसके बाद कोई क्रॉप्स लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सोरगम इफेक्ट। तो सोरगम में क्या होता है कि जब सोरगम का जो रेसिड्यू रहता है, जो सोरगम का अस्टेबल्स वगैरह रहता है, स्टेम्स वगैरह रहता है, यदि वो सॉइल में आपने छोड़ दिया तो उसके क्या होता है, उसको डिकम्पोजिशन कर डिकम्पोज होना, डिकम्पोज अब करेगा कौन करेगा, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म करेगा। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको डिकम्पोज कैसे करेगा, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भोजन क्या है, नाइट्रोजन है। तो चूंकि सारा का सारा नाइट्रोजन क्या सारा का सारा जो है कि नाइट्रोजन जो है एब्जॉर्ब कर लिया है प्लांट के रूट के द्वारा। अब क्या है कि यहाँ पे नाइट्रोजन क्या हो गया कि डिफिशियंट हो गया, नाइट्रोजन यहाँ पे नहीं है। तो अब जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसके इसके साइड में, तो उसको क्या होगा, खाना नहीं मिलेगा। और खाना जब नहीं मिलेगा तो स्टेबल जो बीच बीच में जो पड़े हैं उसको डिकम्पोजिशन करने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। और जो भी नाइट्रोजन थोड़ा बहुत बचा हुआ उसको क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाएंगे, तब जा करके इसको क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। तो उस टाइम क्या होता है कि नाइट्रोजन का सॉइल में बहुत बड़ा एक क्या होता है कि डिफिशियंसी आ जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर्गम इफेक्ट बोलते हैं। और ये स्वर्गम के चलते बहुत ज़्यादा मिलता है देखने को, इसीलिए हम लोग इसको इसको क्या बोलते हैं, स्वर्गम इफेक्ट बोलते हैं। और इसीलिए स्वर्गम इफेक्ट को कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, 25% ज़्यादा क्या करना पड़ता है, नाइट्रोजन का एप्लीकेशन करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखते हुए चलना है। तो ये आपका समझ में एक कॉटन इफेक्ट है। कॉटन इफेक्ट जनरली कुछ नहीं है। कॉटन इफेक्ट क्या होता है कि डीप रूटेड सिस्टम होता है, ठीक है? कॉटन का क्या होता है, डीप रूटेड सिस्टम होता है। तो ये जो नाइट्रोजन लेता है, कहाँ से लेता है, नीचे पार्ट से लेता है। ऊपर पार्ट में क्या होता है कि नाइट्रोजन बचा ही रह जाता है। तो जब आप कोई सेल रूटेड क्रॉप्स लगाते हैं तो उसमें नाइट्रोजन की उसमें नाइट्रोजन देने की कम ज़रूरत पड़ती है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉटन इफेक्ट। तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। अब मेन मेन पॉइंट को हम लोग देखेंगे और जल्दी से अब लोग हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एनिडेशन। एनिडेशन क्या होता है कि ये इट इज़ अ कम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन। कम्प्लीमेंट्री मतलब कि जो सहायता करता है पौधों को एक दूसरे को ग्रो होने में, ठीक है? तो उसी को बोलते हैं एनिडेशन। तो एनिडेशन क्या होता है कि कम्प्लीमेंट्री रिएक्शन बिटवीन टू इंटरक्रॉप्स। और ये कितने प्रकार का होता है एनिडेशन, तो दो प्रकार का होता है, एक होता है स्पेटियल और एक होता है टेम्पोरल। स्पेटियल में हम लोग स्पेस का मैनेजमेंट करते हैं, और टेम्पोरल में ये क्या होता है कि टाइम को मैनेज करके एक दूसरे को सहायता करता है। तो ये दो प्रकार के हो गया। उसके बाद आता है एलिलो केमिकल्स। एलिलो केमिकल्स क्या होते हैं कि कुछ वैसे सब्सटेंसेज होते हैं, कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेज होते हैं, दो दूसरे प्लांट्स को बढ़ने में क्या करते हैं कि बाधा उत्पन्न करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एलिलो केमिकल्स। और वैसे वैसे कौन कौन से प्लांट्स हैं जो दूसरे प्लांट्स को बढ़ने में बाधा करते हैं, पीच हो गया, वालनट हो गया, ककम्बर हो गया, यूकेलिप्टस हो गया, और ये सनफ्लावर हो गया, ठीक है? सनफ्लावर हो गया। तो ये क्या करते हैं कि एक दूसरे को बढ़ने में क्या करते हैं कि बाधा उत्पन्न करते हैं। उसके बाद एलिलोकेमिकल्स और इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि एरियल इल्लोकेमिकल्स क्या होता है कि रिलीज होता है। और उसके बाद सॉरी, एक एलिलोपैथी भूल गया। एलिलोपैथी कितना प्रकार के होता है, एलिलोपैथी के सबसे पहले दो प्रकार के होता है। ये कौन कौन होता है, तो एक आपका होता है ट्रू एलिलोपैथी, एक होता है आपका ट्रू एलिलोपैथी, एक होता है फंक्शनल एलिलोपैथी। जो ट्रू एलिलोपैथी होता है कि
इसमें जो केमिकल्स होता है डायरेक्टली किसी को जा करके इनहिबिट करता है और उसमें क्या करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनहिबिट करना पड़ता है। उसके बाद है एलिलो इनहिबिशन। एलो इनहिबिशन में क्या करता है कि दूसरे प्लांट्स को नेगेटिव इफेक्ट शो करता है, सेम स्पीशीज पे नेगेटिव इफेक्ट शो नहीं करता। उसके बाद ऑटो इनहिबिशन सेल्फ को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, दूसरे को इनहिबिट नहीं करेगा। उसके बाद ये सारा चीज़ हो गया। उसके बाद आपका लेग्यूम्स इफेक्ट, लेग्यूम इफेक्ट इसमें क्या करना है कि 25% आपको नाइट्रोजन कम मात्रा में डालना है। उसके बाद सोर्गम इफेक्ट में आपको क्या करना है कि ज़्यादा मात्रा में 25% जो है कि नाइट्रोजन डालना है। उसके बाद कॉटन इफेक्ट यहाँ तक, कॉटन डीप रूटेड सिस्टम है जैसे हम लोग ही जानते हैं। तो ये सारा ऑल ओवर हम लोग का क्या है कि आज का था जो पूरा का पूरा जो अरुण कत्यान का चैप्टर शायद दूसरा चैप्टर है, उसको हम लोगों ने क्या किया है, कवर कर दिया। और इससे ज़्यादा अब इसमें कुछ नहीं था। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। उसके बाद हाँ, एक चीज़ और बच गया कि सनफ्लावर जब लगाते हैं किसी प्लांट्स में तो अगला प्लांट्स हमको कितना दिन में लगाना चाहिए, तो 15 से 20 दिन में हम लोग लगाना चाहिए। उसके बाद मेज में क्या होता है कि नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट कितने दिनों पर होता है, तो 50 दिनों में होता है। और मूंग और उड़द में कितना होता है नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट, 30 से 35 दिन में होता है। ये सब याद रखना है। उसके बाद 15 से 20 दिन बाद लगाएंगे सनफ्लावर का, जब हम लोग हार्वेस्टिंग करेंगे। उसके बाद एक यूकेलिप्टस वाला आपको याद रखना है। उसके बाद ये 25% याद रखना है। उसके बाद आपको ये 25% याद रखना है। और क्या क्या याद रखना है, अब बाकी सब तो समझने वाला है। और उसके बाद हाँ, उसके बाद एनिडेशन में क्या होता है कि जीरो कंपटीशन होता है। उसके बाद ये आपको याद रखना है। बाकी बात तो समझने वाला सारा चीज़ था, आप लोगों ने समझ लिया। उसके बाद ये क्या होता है, इधर एक प्रीकर्सर रिलीज करता है, ठीक है। फंक्शनल जो एलिलोपैथी होता है उसमें प्रीकर्सर रिलीज होता है, जिसको कन्वर्ट किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। ये आपको याद रखना है। बाकी सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे देखी ली है कि ये सारा कैसे काम करता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।